एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है? ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और हर बंदा इस लफ्ज़ से काफ़ी जो है उसको पता है कि एलर्जी क्या होती है। लेकिन आज मैं आपके साथ थोड़ी-सी डिटेल में इस पे बात करूँगा कि एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जेंस और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और हमारे अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो एलर्जीज़ हैं उनको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं या ग्रुप्स बना सकते हैं। और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि अगर आपको कोई एलर्जी है तो उसके लिए कौन-सी स्पेसिफ़िक रेमेडीज़ हैं जिसके इस्तेमाल से आप इस प्रॉब्लम को सारी उम्र ख़त्म कर सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि एलर्जी का लफ्ज़ जो है बहुत कॉमन है। और अब ये होता क्या है? एलर्जी एक ऐसा रिएक्शन होता है, सडन रिस्पॉन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, कि जब कोई सब्सटेंस हमारे अंदर जाता है और जो हमारा जिस्म हिफाजत करने का, जो प्रोटेक्शन करने का जो सिस्टम उसको कहते हैं इम्यून सिस्टम, वो उसके खिलाफ ओवर रिएक्ट कर जाता है। ओवर रिएक्ट का मतलब है कि उसको उस लेवल पर रिएक्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा एग्रेशन के साथ रिएक्शन देता है, तो हमें किसी न किसी किस्म की प्रॉब्लम्स या साइन एंड सिम्पटम्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो कोई सब्सटेंस आपके अंदर गया और उसको रिस्पॉन्ड करने में, उससे प्रोटेक्शन करने के मकसद के लिए आपका जिस्म उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करता है, तो उसको कहते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स। अब जो चीज़ हमारे अंदर जाती है उसको कहा जाता है एलर्जन, और जो चीज़ हमारे अंदर प्रोड्यूस की जाती है हमारे इम्यून सिस्टम के ज़रिए हमारी हिफाजत करने के लिए, उसको कहा जाता है एंटीबॉडीज़। तो कभी कभी ये एंटीबॉडीज़ जो है ना ओवर रिएक्ट करके आपको किसी और मुश्किल में डाल देते हैं। अब होता ये भी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कमरे में 10-15 लोग बैठे हुए हैं तो ज़रूरी है कि सबको एक ही तरह की एलर्जी हो। अगर एक बंदे को रिएक्शन हो रहा है तो बाकी हो सकता है सब लोग नॉर्मल होते हैं। तो एलर्जी यही होती है कि बाकी सब लोगों को वो रिस्पॉन्स नहीं होता या उस तरह का रिएक्शन नहीं होता जिस तरह से एक इंडिविजुअल में हो सकता है। तो एलर्जी जो है किसी उम्र में भी आपको हो सकती है, इसका लेवल जो है माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है, कभी कभी ये बहुत सीवियर भी हो सकता है। और कभी कभी ये होता है कि एक चीज़ की अगर आज आपको एलर्जी है तो कुछ अर्से बाद हो सकता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खुद ही ख़त्म हो जाए। तो ये वेरी करता है आपके इन्वायरमेंट पे और बहुत सारी चीज़ों पे। अगर हम देखें तो एलर्जी को हम 3 बड़े-बड़े ग्रुप्स में तक़सीम कर सकते हैं। एक ग्रुप है जिसका ताल्लुक है हमारी इन्हेलेशन के साथ। उसको कहते हैं इन्हेलेंट एलर्जी या एयरबोर्न एलर्जी। यानी वो एलर्जी जो नाक के ज़रिए आपके अंदर जाती है और आपको उसके रिस्पॉन्स में बॉडी कुछ रिएक्ट करती है। दूसरी जो एलर्जी होगी वो होगी आपके मुंह के ज़रिए, यानी कोई चीज़ आप खाते हैं जिसको हम कहेंगे फूड एलर्जी। और इसी से मिलती जुलती एक और टर्म होती है, इसको कहते हैं फूड इंटॉलरेंस या फूड सेंसिटिविटी। वो थोड़ी सी हटके है, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज हम थोड़ी सी बात करेंगे फूड एलर्जी पे, कि जो चीज़ आप खाते हैं और उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बना के ओवर रिएक्ट करती है, तो मुख्तलिफ आपको रिएक्शन होते हैं, वो हम देखेंगे। और सबसे आखिर में जो एलर्जी के किस्म हम बना सकते हैं उसको हम कहेंगे कंटेक्ट एलर्जी। यानी कोई चीज़ आप टच करते हैं, किसी चीज़ के कंटेक्ट में आप आते हैं, हाथ लगाते हैं या किसी भी वजह से उसके फिजिकल कंटेक्ट में आप आते हैं और उसको आप रिएक्शन होता है, उसको हम कहेंगे कंटेक्ट एलर्जी। तो बेसिकली इनहेलेंट एलर्जी या एयरबोर्न एलर्जी, फूड एलर्जी और कंटेक्ट एलर्जी, ये हमारे 3 जो है ना ग्रुप्स बन गए। अब जब आपको कोई एलर्जी होती है तो उसके बाद आपको रिस्पॉन्स क्या होता है? ख़ासकर आज की ये जो वीडियो है ये है इनहेलेंट एलर्जी के बारे में या एयरबोर्न एलर्जी के बारे में। तो जब किसी को इस तरह की एलर्जी हो तो किस तरह के आपको रिएक्शन हो सकते हैं? सबसे पहले नॉर्मली देखा गया कि बहुत ज़्यादा आपको छींकें आएंगी, रनी नोज़ होगा, यानी नाक से और आंखों से पानी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, आंखों में जलन, नाक में जलन हो सकती है, कभी कभी आपका नाक ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा आपके सीने से, खासकर अगर जिनको एस्मा की बीमारी होती है, दमे की बीमारी, तो वीजिंग किस्म की साउंड यानी सीटी किस्म की साउंड आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह कुछ लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मसला हो जाता है, आपके गले के अंदर बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग साउंड होती है यानी खारिश होती है। कभी कभी आपके स्किन के ऊपर हाइव्स या जिसको हम स्किन रैश कहते हैं या अर्टिकेरिया कहते हैं, उस तरह के इरप्शन होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को उनकी स्मेल में प्रॉब्लम होता है, यानी उनकी स्मेल की ताकत कम हो जाती है। कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा थकावट फील करते हैं, फटीग महसूस करते हैं या थके हुए महसूस करते हैं, आपको हेडेक भी हो सकता है। कुछ लोगों को इसके रिएक्शन में पोस्ट नेज़ल ड्रिप होता है, इसका मतलब कि आपका नज़ला बन रहा है, म्यूकस बन रहा है, पतला जो होता है वो बजाय बाहर निकलने के पीछे आपके गले की तरफ जाता है, तो वो भी एक रिएक्शन हो सकता है इनहेलेंट एलर्जी की वजह से। इसके अलावा आपके आंखों के गिर जो है ना वो हल्के बन जाते हैं, या कभी कभी आप देखते हैं एडिमा या पफीनेस बनना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, आपका गला जो है खुश्क हो सकता है। और इसके अलावा आपके चीक्स पे, आपकी आंखों पे, आपके माथे पे टेंडरनेस और पेन हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन होते हैं इनहेलेंट एलर्जी या एयरबोर्न एलर्जी के। अब सबसे कॉमन एलर्जेंस होते कौन कौन से हैं, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी हवा में, हमारे इन्वायरमेंट में है, जिससे हमें इस तरह की रिएक्शन होते हैं। तो नॉर्मली हमने देखा है कि जिन घरों में जानवर होते हैं और उनके जो पर या बाल होते हैं, अगर वो बिखरे हुए हैं, अगर आप वो इनहेल करेंगे तो आपको इस तरह के रिएक्शन आएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों को परफ्यूम से,
फ्लावर से या जो अरोमाज होती हैं स्मेल करने से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी घर में जो केमिकल्स आप इस्तेमाल करते हैं, इवन शमा जो जलती है, कैंडल जिसको कहते हैं, कुछ लोगों को स्मोकिंग के साथ या धुएं के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। या अगर आपके घर में कॉकरोचेस मौजूद है, उनका जो सलाइवा गिरता है, उनके स्मेल को अगर आपने इनहेल कर लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को होता है पोलन के साथ। पोलन हो सकती है या ग्रास जो होती है, यानी फ्रेश कटी हुई जो घास होती है, उसकी स्मेल से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है डस्ट के साथ, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है, डस्ट है, और इसके अलावा जो डेड स्किन होती है। साथ ही साथ अगर आपके घर में मोल्ड है, मोल्ड का मतलब है जो डैम्प एरियाज होते हैं, खासकर बाथरूम्स में आप जाते हैं, टॉयलेट्स में जाते हैं, तो कॉर्नर में आपको ब्लैक फंगल किस्म का नज़र आता है, डैम्पनेस, उसको कहते हैं मोल्ड। तो ये तमाम चीज़ें नॉर्मली जो कॉमन ट्रिगर्स होते हैं इनहेलर एलर्जी के होते हैं। अब इसका सलूशन क्या है? सबसे बड़ा सलूशन इसका तो ये है कि आप इन तमाम चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। इसके अलावा अगर आप कुछ हर्बल चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्टीम का इस्तेमाल करें, इन्हेलेशन करें, हनी इस्तेमाल करें। हनी में भी अगर आप मनुका हनी इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप जो है ना यखनी पिए, बोन ब्रॉथ, उसके साथ आपका गट इम्प्रूव होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें, जिसके साथ आपका जो बैक्टीरिया होता है गट में वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपका इम्यून सिस्टम और अच्छे तरीके से काम करता है। और एक एंजाइम है, इसका नाम है ब्रोमेलाइन, जो कि नॉर्मली पाइनएप्पल में मिलता है, या उसकी गोलियाँ मिलती हैं, वो आप इस्तेमाल करें। तो इसके साथ होगा कि नेचुरल तरीके से आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपकी बॉडी बहुत जल्दी इन छोटी मोटी चीज़ों के खिलाफ जो है ना रिएक्शन नहीं देंगी, और आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। अब सबसे आखिर में मैं आपके साथ कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज शेयर करूंगा, और अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो आप कुछ अरसे में देखेंगे कि आपका ये जो एलर्जिक का प्रॉब्लम है बेहतर हो जाएगा। नॉर्मली तो अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको मुख्तलिफ किस्म के एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, यानी एलर्जी को या हिस्टामिन को कंट्रोल करने वाली या बेहतर करने वाली गोलियाँ, जिसमें सिट्रोजिन होती है, लोरेटिडिन हो सकती है, या और भी बहुत सारी आजकल मेडिसिन आ गई हैं। तो जब तक आप वो चीज़ें लेते रहते हैं तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल रहते हैं, लेकिन जो ही आप छोड़ते फिर दोबारा आपका सिम्टम हो जाता है। तो कभी कभी कुछ लोगों को इस तरह की जो एंटीहिस्टामिन मेडिसिन हैं फॉरएवर लेनी पड़ती हैं। लेकिन आपके साथ जो होम्योपैथिक में रेमेडीज़ में शेयर करूंगा, अगर आप उनको स्पेसिफिक तरीके से अपनी सिम्टम्स के मुताबिक, अपनी कॉज के मुताबिक लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम एलर्जी की है, खासकर मैं जब बात करूँ इनहेलेंट एलर्जी की, काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो एक मेडिसिन है, उसका नाम है एपिस मेलिफिका। ये हम उन लोगों को देते हैं जिनके अंदर पोलन की या ग्रास की बहुत ज़्यादा एलर्जी का मसला हो, और ख़ासकर जब वो इन चीज़ों के कंटेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर हाइव्स आ जाते हैं, उनके अंदर नेटल रैश आ जाते हैं, अर्टिकेरिया बन जाता है। और अगर उनके जिस्म में स्टिंगिंग पेन्स हो, लगे कि कोई चीज़ डंग मार रही है, तो उसमें एलियम सीपा की मेडिसिन आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन अगर वही ग्रास या वही पोलन आपको बर्निंग सेंसेशन दे, यानी आपके अंदर जलन वाली पोजीशन हो या खारिश होना शुरू हो जाए, तो मेडिसिन बदल जाती है, और तब हम इस्तेमाल करते हैं आर्सेनिक एल्बम 30 की पोटेंसी में। तो ये दो मेडिसिन आप थोड़े से फ़र्क के साथ ले सकते हैं। अगर स्टिंगिंग पेन है और बहुत ज़्यादा एडिमा, पफीनेस आ गई, तो आप एपिस मेलिफिका इस्तेमाल करें। अगर सिर्फ बर्निंग है या खारिश है तो आप आर्सेनिक ले सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको ग्रास या पोलन के साथ प्रॉब्लम होता है। अब एक और मेडिसिन है जिसका नाम है सेबाडीला, और ये हम तब देते हैं जब आपको किसी किस्म के परफ्यूम से, किसी अतर से, किसी स्मेल से, फ्लावर से प्रॉब्लम हो, और उनके सूंघने के बाद अक्सर लोगों को वायलेंट स्नीजिंग शुरू हो जाती है, छींकें बार बार आती हैं। तो अगर आपको छींकें आ रही हैं और उसकी वजह खासकर परफ्यूम्स वगैरह हैं या इतर हैं, तो आप सेबाडीला मेडिसिन को अगेन 30 या 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है डस्ट के साथ, डस्ट माइट के साथ, इन्वायरमेंटल जो डस्ट्स होती हैं, तो तब आप जो है ये पोथोस मेडिसिन इस्तेमाल करें। और ये लोग उन लोगों में भी हेल्प करती है जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मसला हो, जिनको एस्मा का मसला हो, दमे का मसला हो, तो पोथोस उन लोगों में ज़्यादा हेल्प करेगी जिनको एस्मा होता है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, और उनकी जो प्रॉब्लम ट्रिगर करते हैं उसके पीछे जो वजह होती है वो होती है डस्ट। एक और मेडिसिन जिसका नाम है ट्यूबरकुलिनम, और ये आपने सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा लेनी है 200 की पोटेंसी में या 1 mg की पोटेंसी में। और ये उन लोगों को ज़्यादा हेल्प करती है जिनको एनिमल डेंडर के साथ या एनिमल फैदर या एनिमल जो जानवरों के पर वगैरह होते हैं या बाल होते हैं उनसे प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके घर में पेट्स हैं और प्रॉब्लम हो रही है तो आप ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन 200 की पोटेंसी या 1 mg में हफ्ते में एक दफ़ा ले लिया करें।
सबसे आखिर में आपने एक और मेडिसिन कंसीडर करनी है अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है मोल्ड के साथ, डैम्पनेस के साथ। जब वेदर चेंज हो रहा होता है, जब बारिशों वाला मौसम होती है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, या आपके घर में बाथरूम में मोल्ड हो गया, तो फिर आपने डल का मारा लेना है, जिसमें आपका नोज़ ब्लॉक हो सकता है, आपका हेडेक हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है। तो इस तरह से आपने मेडिसिन लेनी है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि होम्योपैथी में अप्रोच बड़ी डिफरेंट है। इसमें हम देखते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है और क्या रिएक्शन हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप अपनी मेडिसिन लेते हैं। और आपने ये भी याद रखना है कि ये तमाम दवाइयाँ जो मैंने बताई आपने गोलियों की सूरत में लेनी है, इनको कतरे नहीं लेने। आप अपने लोकल फार्मासिस्ट के पास जाएँ और जो भी रेमेडी आपको सूट करती है उसकी आप गोलियाँ बनाएँ, और दिन में 2 से 3 टाइम ये गोलियाँ आपने डायरेक्ट चूसनी है। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखें कि कभी भी अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कभी भी कोई दवाई आपने चेंज करनी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि कभी कभी कुछ नेचुरल चीज़ें भी आपको नुकसान दे सकती हैं। और अगर आपने प्रॉपर डायग्नोस करके अपनी प्रॉपर असेसमेंट करवा के दवाई ली तो हो सकता है आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आप किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट या होम्योपैथ से रब्ता करें। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है। आप मुझे भी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहतर थी, तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वो लोग जिनको एलर्जीज़ का मसला है उनके साथ ये शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी नेचुरल तरीके से अपने आप को बेहतर करें और अपनी कंडीशन को रिवर्स करें, बजाय आप गोलियाँ लें जिसमें सीडेशन होती है, ड्राउजीनेस का मसला होता है। सीडेशन के अलावा विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये तमाम दवाइयाँ जो हैं इन तमाम साइड इफ़ेक्ट से आउट है। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और बाय बाय।